Hello, today we are here with the most famous psychiatrist from Nagpur. He is Dr. Bhave, and he has more than 40 years of experience and has treated 84,000 clients till now. So, we are having a conversation on mental health and his experience in this field. So, this experience will help us to gain a lot of insights in this field. So, let's have conversation with him. सो सर बेसिकली आई वांट टू नो एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता करना है कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपको कैसे इस फील्ड में मोटिवेशन मिला रहने के लिए अब तक इस फील्ड में. Thank you, Divya. I think that's a very good question. Keeping modesty aside, मैंने काफी पहले से देखा था कि मेरी एम्पैथी लेवल यानी मेरे दोस्तों को समझ पाना या लोगों को समझ पाना तो मुझे संभव लगता था कि एवरेज से ज्यादा है. यानी बाकी लोग जब गॉसिप करते थे कि ये ऐसा है वो वैसा है, the way people are judgmental, I would often find taking the side of the person who seems to be the underdog. तो लगने लगा कि I seem to understand people better than most of my friends. So after becoming a doctor, I think the field in medicine that requires maximum empathy is perhaps psychiatry. Clients बात करना पड़ता है, उनको समझ लेना पड़ता है, काफी सुनना पड़ता है. मुझे ऐसा लगा कि यानी मेरी पर्सनालिटी का और साइकियाट्री का मैच शायद अच्छा है. दैट इज रियली नाइस आंसर बिकॉज आई थिंक खुद को पहले पहचानना कि मैं इस फील्ड के लिए सूटेबल हूँ एंड देन उसमें जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. एंड हम देखेंगे कि इवोल्यूशन यानी पर्सपेक्टिव इवॉल्व होता है, राइट? आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, 40 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में. तो आपका मेंटल हेल्थ के प्रति यानी उसमें कितना ज़्यादा डीपन हुआ है आपका थिंकिंग या उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ओवर टाइम? क्या आप इस पे कुछ शेयर करना चाहेंगे? या पर्सपेक्टिव ओवर टाइम काफी चेंज हुआ. इनिशियली जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं जब एमडी साइकियाट्री हुआ तो इट वाज मोर अबाउट मेंटल इलनेसेस एंड सिम्पटम्स और ट्रीट कैसे करना है, कौन से मेडिसिन से करना है. लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस जमा होने लगते हैं, ठीक है, आप द नंबर ऑफ इयर्स आई हैव पुट इन थिंकिंग अबाउट पीपल्स माइंड, तो उससे अपना खुद का व्यू एक्सपांड होता है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यू टेंड टू एब्सॉर्ब मोर स्कूल्स ऑफ साइकोथेरेपी, मोर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एंड यू रीडिंग गेट्स फार मोर एक्सटेंसिव देन व्हाट इट वाज अर्लियर. तो ऐसा विद एक्सपीरियंस, विद मोर एकेडमिक इनपुट्स, अपना जो नजरिया है डिफरेंटली एक्सपांड. मैंने एम्पैथी की बात की थी, तो एम्पैथी की एबिलिटी विद एज आस्ते आस्ते और बढ़ती है. और अभी हम लोग जानते हैं कि आजकल कई नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, LGBTQIA+, ये थोड़ा रिलेटिवली रिसेंट ट्रेंड है. तो ऐसे जैसे जैसे नए नए ट्रेंड्स, होमोसेक्सुअलिटी, उसके लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह, जैसा ये बढ़ता रहता है तो वैसा अब अपना थिंकिंग उसके अनुसार इवॉल्व होता है. सो ऐसा कोई मोमेंट था, कोई इन्फ्लुएंसिंग मोमेंट आपकी इस पूरी करियर में रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, यानी ऐसे एकदम चेंज हुआ है और अभी भी आपके माइंड में वो है, यानी बहुत पुराना था और स्टिल यू हैव इट इन योर माइंड? ऐसा कोई एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंशियल? एक एक्सपीरियंस था जिसने मुझे बताया कि शायद मैं साइकियाट्रिस्ट अच्छा बनूंगा. वैसा था कि जब मैं MBBS कर रहा था तो हमारी साइकियाट्री में पोस्टिंग हुई मेडिकल कॉलेज में, और हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मैं साइकियाट्रिस्ट के बदले में खड़ा था. तो एक ही साइकियाट्रिस्ट थे मेडिकल कॉलेज में. तो सामने से एक पेशेंट चलती हुई आई और हमारे जो साइकियाट्रिस्ट थे वो काफी ब्रिलियंट है. तो उन्होंने हम सब स्टूडेंट्स खड़े थे, बोले स्पॉट डायग्नोसिस करो. स्पॉट डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि पेशेंट को देख के ही डायग्नोसिस करें. तो मैंने कहा हाइपोकॉन्ड्रियासिस. तो ही सेड व्हाट डू यू से? मैंने कहा उसकी फाइल बहुत मोटी है. यानी वो अपनी फाइल लेके आ रही थी, फाइल मोटी थी, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ भूल के आ रही थी. तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता है कि पेशेंट तबीयत के बारे में बहुत ज्यादा वरी होता है, डॉक्टर शॉपिंग करता है, बहुत डॉक्टर्स को मिलता रहता है. तो उससे मैंने डायग्नोस किया. सो ही वाज वेरी हैप्पी. ही सेड यू मस्ट बिकम साइकियाट्रिस्ट. तो दैट वाज वन स्मॉल इंसिडेंट दैट काइंड ऑफ टोल्ड मी दैट या आई कैन डू इट. और बाकी फिर पर्सनालिटी खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आई मीन योर एम्पैथी, योर एबिलिटी टू लिसन, वो शुरू से ही रहे.
या वी कैन से दैट कि आप बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हो बिकॉज आपके क्लाइंट्स या बहुत से लोग हैं जिनका बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ। बट हम जब आते हैं साइकियाट्री, राइट, मेडिकेशंस जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेडिकेशंस देना, लोगों में फिर भी मिथ्स है फिलहाल कि मेडिकेशंस लेने चाहिए या नहीं, ये गलत है या उन्हें शायद अवेयरनेस नहीं है। तो आप इस चीज़ पे बताना चाहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है एक मेडिसिन लेना मेंटल हेल्थ कंडीशंस में? मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट। अब ऐसा होता है कि मेंटल इलनेसेस बहुत तरह के होते हैं। कुछ इलनेसेस इनहेरेंटली सीरियस होते हैं और उनका बायोलॉजिकल बेसिस होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन के बाउट्स आते हैं। तो ऐसे कुछ इलनेसेस हैं व्हिच आर ब्रेन बेस्ड, यानी प्योरली साइकोलॉजिकल न होके दिस न्यूरोबायोलॉजी, उसका बेसिस ब्रेन में। तो यहाँ पे केवल टॉक थेरेपी मिलना, तो यहाँ पे मेडिसिन लेना जरूरी है। अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस मिस कर देता है, बाइपोलर मिस कर देता है और पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिल पाता, तो आगे जाके प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। अगर हम ये बायोलॉजिकली बेस्ड इलनेसेस न भी देखें तो कई ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें प्रॉब्लम इतना सीवियर होता है कि एटलीस्ट इनिशियल फेज में मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो डिप्रेशन का पेशेंट, अब डिप्रेशन में साइकोथेरेपी भी हेल्प करती है, एंजाइटी में साइकोथेरेपी भी हेल्प करती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर काफी सीरियस है, इतने सीरियस कि पेशेंट अपने साइकोथेरेपिस्ट के साथ डिटेल बात नहीं कर पा रहा है, कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है कि क्या बातें हो रही हैं, तो ऐसे में इनिशियल पीरियड में एटलीस्ट मेडिसिन देके कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट की जाए और बाद में उसमें टॉक थेरेपी तो इन सिलेक्टेड क्लाइंट्स मेडिसिन आर वेरी, I mean, all over the world, medicines have helped billions of, यानी medicines के कारण कई depressed patients के suicides prevent हुए हैं। अगर कोई suicide है तो first thing is start medication, भले आप psychotherapy simultaneously start करो, but medication भी नहीं। Yeah, I think क्योंकि लोगों में वो मेंटल स्टेट यानी उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उस टाइम पे आके सुन नहीं पाते हैं, वो अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे वो सिचुएशन। आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और आई थिंक लोगों को बहुत हेल्प होगी ये सुन के। एंड ऑल्सो फिर हम मेडिकेशंस पे आते हैं तो लोगों का ये भी मिथ है कि हम एडिक्टिव हो जाते हैं। मुझे मेडिसिन मैंने चालू तो कर दी थी, कि मैंने काउंसलिंग ली, मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, बट मुझे एडिक्शन हो जाएगा कुछ दिनों बाद इस मेडिसिन का। सो इस डर को या फिर ये गलत, ये मिसकंसेप्शन है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं लोगों तक? ये बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर साहब एडिक्शन हो गया। मुझे मेरे पेशेंट्स कभी-कभी कहते हैं डॉक्टर साहब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को एडिक्शन होता है। तो मैं कहता हूँ एडिक्शन हो रहा है ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो कहता है मैंने डिप्रेशन की दवा बंद की, मेरे को फिर से खराब लगने लगा। तो मैं कहता हूँ मुझे डायबिटीज है, जब तक मैं डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा हूँ तब तक मेरा डायबिटीज कंट्रोल है। अगर मैं मेडिसिन बंद करता हूँ तो मेरा डायबिटीज बढ़ेगा, है ना? तो क्या मैं ये कहूंगा कि मुझे डायबिटीज की मेडिसिन का एडिक्शन हो गया? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मुझे डायबिटीज की मेडिसिन की गरज है, इसलिए मुझे लेना। तो वैसे ही हमारे जो मेडिसिन है दे आर नॉट एडिक्टिव, हैविंग बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। कोई स्लीपिंग पिल्स अपने मन से खाता चला गया तो एडिक्टिव हो सकती है, बट बारिंग दैट वन एक्सेप्शन अदर मेडिसिन्स आर नॉट एडिक्टिव। द क्लाइंट नीड्स देम, he takes them because he is needing them। सही समय आने पे हम बंद करते हैं और बंद करने का तरीका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, अगर पहला एपिसोड है तो उसके बाद कम से कम 1 साल तक आपको मेडिसिन देना पड़ता है और उस 1 साल में हम ये नहीं कहते एडिक्ट हो गया, बट ही नीड्स इट, और 1 साल के बाद उसको स्लोली टेपर करना पड़ता है। जब पेशेंट्स खुद बंद करते हैं तो बहुत बार एकदम से बंद कर जाते हैं, कल तक एक रात आज बंद कर, तो वैसा किया तो प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट होता है। तो सुपरविजन में अगर बंद किया जाए जो कि टिपिकली स्लोली टेपर डाउन करें तो उसमें तकलीफ नहीं, फिर मैं एडिक्टेड हूँ वो फील नहीं। हाँ, आई थिंक क्योंकि ये नीड है, जैसे आपने मेंशन किया, नीड ये लोगों को समझना चाहिए और ये ग्रेजुअली कोई भी चीज़ होती है उसको हम ग्रेजुअली कम करते हैं, एकदम से करें तो उसके ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो आई थिंक ये शायद लोगों को अभी समझेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, बट वो यूजुअली ये टर्म यूज करते हैं, फियर ऑफ बीइंग वेजिटेटिव ऑन मेडिकेशंस। ये मैंने बहुत सुना है, शायद सारी पूरी जनरेशन ये टर्म्स यूज करती है ऐसे। तो आई गेस ये फियर है, क्या है, यानी कहाँ से आ रहा है ये सब? इसका जो रीजन है थोड़ा हिस्टोरिकल है। जैसे
30-40 साल पहले जो मेडिसिन अवेलेबल थे साइकियाट्री में, उसमें बहुत लिमिटेड मेडिसिन थे। लाइक जब मैंने एमडी किया तो बहुत ही कम एंटी साइकोटिक्स या साइकोसिस के मेडिसिन थे, बहुत ही कम एंटी डिप्रेसेंट्स थे, तो उनमें कई बार साइड इफेक्ट ज्यादा थे। उस समय मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मेडिसिन के लेते हुए उनके मूवमेंट्स काफी स्लो डाउन हो जाएगी या थोड़ा स्टैचू लाइक हो जाएंगे, लेकिन आज वो सीन बिल्कुल नहीं। यानी इतने सारे नए मेडिसिन आ गए हैं, तो नए मेडिसिन में वेजिटेटिव होना ऐसा ऐसा बिल्कुल होता नहीं। हाँ, कभी कभार ये होता है कि मेडिसिन से कभी नींद ज्यादा आ रही है, बट उसमें पेशेंट की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को फीडबैक दे कि डॉक्टर आपने जो 3 दिन पहले दवा शुरू की उससे नींद ज्यादा आ रही है, तो इन एवरी केस डॉक्टर मेडिसिन का डोज कम करेगा या मेडिसिन चेंज करेगा। तो डॉक्टर को फीडबैक देते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो फीडबैक अगर डॉक्टर को मिलता रहा तो देन आपको कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होंगे ऐसा नहीं। हाँ, आई गेस क्योंकि लोग ये छोड़ ही देते हैं, फीडबैक भी देना है अपने मन से ही बंद कर देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अलग फील हो रहा है या बहुत अलग चेंजेस। ऑफ कोर्स मेडिसिन खाओगे तो थोड़े चेंजेस होंगे, बट वो फीडबैक देना और रियलिस्टिक अप्रोच लेना उसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। मेडिकेशंस का ये टॉपिक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन या फिर मे बी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। और जैसे मैं अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हूँ, तो स्पोर्ट्स में भी मेंटल हेल्थ या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपके इनसाइट से आपके व्यूज क्या है इसमें कि एथलीट्स ने अप्रोच करना चाहिए, उनको कैसी हेल्प हो सकती है, क्योंकि अब भी लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट इन स्पोर्ट्स फील्ड। मेरे ख्याल से एथलीट को 2 टाइप के कोचेस की जरूरत होती है। एक वो जो फिजिकल कॉम्पिटेंस सिखाएं और दूसरा वो जो साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस सिखाएं। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि आई मीन एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स फर्स्ट बिगिंस इन द माइंड एंड देन गोस टू द बॉडी। यानी मुझमें अगर विनर मेंटालिटी नहीं है, मुझमें अगर रैशनल थिंकिंग नहीं है, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, ये सारे यहाँ तक है, तो फिर क्या होगा, मेरा फिजिकल परफॉर्मेंस कम रहेगा। और इट ऑलवेज हेल्प्स टू टॉक इट आउट विद समबडी हु इज एन एक्सपर्ट। क्योंकि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमेशा ही विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन ऐसे कुछ इनपुट डेफिनेटली आपको दे सकता है जिससे कि आप खुद को परफॉर्मेंस उठा सकते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक लोगों ने बहुत अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक वे दे रहे हैं, एक एक्सपर्ट ही आपको वे दे सकता है इन सारी चीज़ों में, rather than आप कॉमन लोगों को इसके बारे में पूछो। अभी अपनी जनरेशन या अपनी नहीं बोल सकते, बट फ्रॉम चाइल्ड टू एन ओल्ड पर्सन एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन टेक्नोलॉजी। I will not blame them because बहुत सारे benefits भी है, because you have to use it, it's a need of generation. But there is not a balance कि आपके mental health को affect हो रहा है, आपके overall well-being में affect हो रहा है, ये सारी चीजें। तो आप कैसे balance कर सकते हैं लोग इस चीज को, या फिर उन्होंने कैसे इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए इस चीज की। तो आप क्या बताना चाहोगे कि लोग इसको कैसे बैलेंस करें एक प्रॉपर लाइफ के लिए या फिर वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग के लिए? आई थिंक आज के तारीख में ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज यानी डिजिटल मीडिया का यूज बहुत ही कॉमन हो गया है, और हमारे पास ऐसे यानी लगभग रोज ही ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, या तो पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब दिन भर सेलफोन पे लगा रहता है, या क्लाइंट्स खुद कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब मैं सेलफोन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड यू नो, आई मीन देयर आर टू मेनी इल इफेक्ट्स ऑफ दिस। जैसे आपने शुरुआत में कहा, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली कोविड एरा में हम लोगों ने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं इसके खास में, बट ये भी सच है कि उसका ओवर यूज ठीक नहीं है। नो टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ इज बैड, इट्स अ वे यू यूज इट दैट्स इट। अब जहाँ बच्चों का सवाल है, अब बच्चे एंड एडोलसेंट्स, तो बहुत बार पेरेंट्स इनको लेकर आते हैं, इसका सोशल मीडिया यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वहाँ अगर बच्चा ओल्ड इनफ है तो हम बच्चे का काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट्स का काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का डिजिटल यूज कैसे ऑप्टिमम पे लाना है। एडल्ट्स को सेल्फ रेगुलेट करना है, एडल्ट्स को कोई दूसरा रेगुलेट करिए पॉसिबल, यानी आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपके पेरेंट्स आपको रेगुलेट कर रहे हैं तो वो बात नहीं करें। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जस्ट बाय द वे, हमारी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक 3 साल पहले नेशनल रिकमेंडेशंस फॉर स्क्रीन यूज बनाए, और इनसे मैं उसको ऑफर था, आई हैड ऑफर्ड दोस रिकमेंडेशंस। तो हमने उसमें टॉडलर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन के लिए एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन बनाया था,
second one was for older children and adolescents, and the third was for the adults. तो उसमें हर एक में हमने दिया था कि XYZ प्रिकॉशन क्या क्या लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एडल्ट को अपना डिजिटल मीडिया यूज कम करना है तो पहले तो ये तय करना पड़ता है कि एक उसको एक टाइमलाइन देनी पड़ती है कि दिन भर में मैंने कितना यूज करना है, कब करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि मैंने खुद के लिए एक उसमें लिमिटेशन डाला है कि मैं सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं लेता। तो मैं अगर मैंने ऐसे ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं जो आधे घंटे के बाद मुझे सिग्नल दे देते हैं कि आपका आधा घंटा हो गया। ऐसे ऐप्स अवेलेबल है। हम हमेशा क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं जैसे ऐप डिटॉक्स या मूवमेंट्स, ऐसे कुछ ऐप्स हैं which can limit your the time needed। तो टाइम तय करें कब कब देखना है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि आपका जो एजुकेशनल या ऑक्यूपेशनल यूज है आजकल वो भी होता है। जैसे बच्चों को कई बार होमवर्क करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, या एडल्ट्स को वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिशियल वर्क है, तो उसके अलावा 1 घंटा, I mean not more than 1 hour per day for entertainment purpose। कि जो आपने इतना खतरनाक खिलौना आ गया है आजकल लोगों के पूरी दुनिया में कि उसका लिटरली एडिक्शन होता है। जैसे शराब का एडिक्शन है, जैसे वीड का, कैनबिस का एडिक्शन है, अफीम का एडिक्शन है, कि बस ही इट्स द सेम ब्रेन मैकेनिज्म, सेम केमिकल्स बीइंग सीक्रेटेड, सेम काइंड ऑफ विड्रॉवल सिम्पटम्स दैट हैपन एंड एवरीथिंग इज सेम। तो उससे बचने के लिए ये सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय अस। I think it is more of self rather than कोई आपको हेल्प करेगा इस चीज में, क्योंकि लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं गेस, बट कंट्रोल तो मेरा ही है, मेरे सेल फोन यूज करने पे। एंड आई थिंक ये जो एप्स है लोगों ने ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि फोन तो यूज कर रहे हो, एटलीस्ट उसका बेनिफिट वाले एप्स यूज करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके वेलबींग में, और आपका मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहेगा या बैलेंस रहेगा। इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक बहुत कॉमन फिनोमेनन है रात को सोने के पहले मोबाइल का यूज करना या स्क्रीन का यूज करना, टुडे लैपटॉप, टुडे टैबलेट। तो आजकल क्या हो गया है कि एंटायर जनरेशंस का स्लीप पैटर्न बदल गया है एंड पीपल आर स्लीपिंग लेट एंड गेटिंग अप लेट। एंड व्हाई दे स्लीपिंग लेट? बिकॉज़ टिल लेट दे कंटिन्यू टू यूज देयर मोबाइल फोन्स। अब ये एक वेल नोन फैक्ट है दैट स्क्रीन्स, ये सारी जनता के लिए है कि स्क्रीन्स emit something called blue light। जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो उसका जो ब्लू एंड, तो ऑल दी स्क्रीन्स दे आर एलईडी पावर, और वो ब्लू लाइट देते हैं। ब्लू लाइट सप्रेसेस द स्लीप हार्मोन इन द ब्रेन बाय 2 hours। अगर मैं सोने के पहले स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो मेरी नींद पोस्टपोन हो जाएगी। तो बहुत मुझे पता है डॉक्टर साहब नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल देखता है। मैं कहता हूँ मोबाइल देखना इसलिए नींद नहीं आती। तो रिकमेंडेशन है, हमने उसमें हमारे रिकमेंडेशंस में लिखा है कि बिफोर यू गो टू बेड, आई मीन 1 hour बिफोर यू गो टू बेड, द सेल फोन शुड बी इन द पावर ऑफ मोड। वाइब्रेशन मोड भी नहीं है, वहां पे जाकर लोग फिर सुलटा से देख लेते हैं। सो नो नोटिफिकेशन, नथिंग, पावर ऑफ करके 1 घंटे पहले रखो। और सोने के पहले कुछ रीडिंग करते बैठे हार्ड कॉपी से, किताब में से, मैगजीन में से, तो फिर ज्यादा जल्दी ड्राउजी लगना है। So awakening at a fixed early time daily and not using any screen, television, mobile, laptop, 1 hour before the bedtime. Yeah, that's very important. I think ये ब्लू लाइट वाला मुझे भी अब पता चला, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो ब्लू लाइट की वजह से आपके स्लीप हॉर्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक ये ज़्यादा क्रूशियल है, लोगों को इस चीज़ का नॉलेज लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए अब, कि आपको नींद क्यों नहीं आ रहा। आपने जैसे बोला कि मुझे मोबाइल यूज़ करने से नींद नहीं आ रही, बट ये आई मीन मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं मोबाइल यूज करता हूँ, तो ये बहुत, मैं मोबाइल इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही। सो ये बहुत गलत, आई मीन गलत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल जर्नी, कि आपकी साइकियाट्री ने कैसे इन्फ्लुएंस की है आपकी पर्सनल ग्रोथ? लोगों को समझने की ताकत बढ़ गई है। यानी पहले इसके बारे में बड़े इंट्यूटिव आइडियाज हुआ करते थे, आई मीन लाइक all of us have those habits। तो दूसरे को समझ पाना, ये आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रही हैं, there is something called the theory of mind।
थ्योरी ऑफ माइंड यानी दूसरे लिविंग बीइंग की भी मेरे ही जैसे माइंड है और वो भी कुछ सोच सकता है। इन साइकोलॉजी कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ माइंड। तो थ्योरी ऑफ माइंड सभी में होती है, पेरेंट्स होती है, दोस्तों में होती है, टीचर्स में होती है, सर्वेंट में होती है। बट I mean, psychiatry goes much beyond that in teaching you about intelligence. Psychiatry teaches you about the grammar of the mind. Intuitive understanding एक चीज है, हर एक होती है। I mean, every person is an amateur psychologist. We can learn here. But then उसका जो grammar है, उसकी जो टेक्निक, उसकी टेक्नोलॉजी, तो वो फिर काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकियाट्री ये सिखाता है। और उससे ये होता है कि दूसरों को समझ पाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हेल्प करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी इफ आई एम एन amateur psychologist and say any average person who is not a mental health professional, तो मैं अपनी समझ के अनुसार जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस उसके अनुसार राय दूंगा। बट साइकियाट्री ने मुझे ये सिखाया कि अगर ये ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है, इसके थिंकिंग में एरर, कौन सा एरर आ रहा है। अच्छा वो ये एरर, लाइक कई सारे एरर्स डिफाइंड है, फॉर्चून टेलर एरर, ओवर जनरलाइजेशन एरर। तो ग्रामर अपने को ये ज्यादा डिटेल में बता सकता है कि गड़बड़ क्यों हो रही है इसके माइंड में, एंड बिकॉज यू कैन पिक अप दैट गड़बड़, सो आई मीन यू कैन डिवाइस अ टेलर मेड यस इसको तो समझना है, ऐसे बताना पड़ेगा तो कि उसका दिमाग, उसके दिमाग की सुई यहाँ बैठे। सो आई मीन इट हेल्प्स इन हेल्पिंग अस। Yeah, exactly. Because I'm also experiencing, but I think your experience is a lot. So you have gained a lot of insights in this field and a lot of lessons as well. I think so. Also, talking about, you have a lot of clients now. Till date, you had 84,000 clients. Yeah. And it is a huge number, but I really appreciate your work in this field. So there is always once in a while any client might give you advice or you learn something from a client. So can you remember any of the stories or any experience you had like this? You have learned something from a client? ये होता है, मुझे याद है। और कई बार लर्निंग जो होता है वो बड़े एम्बैरेसिंग रास्ते से होता है, लेकिन यू हैव टू अंडरगो सम एम्बैरेसमेंट व्हेन यू लर्न समथिंग। आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट हु हैड कम फ्रॉम द यूएस और आई वाज डूइंग दिस साइकोथेरेपी। वो पर्टिकुलर डे को मैं वहाँ पे मैं कौन घंटा उनको देता था, और एक बार वो आए मेरे पास, 2-3 सेशन किए, उसके बाद आना बंद किया। फिर वो 3-4 साल बाद आए, तो बातों में मैंने पूछा कि बीच में अपनी थेरेपी बंद कर, तो पर्टिकुलर रीजन, तो उन्होंने आंसर दिया, आई कोटेड वर्बैटिम, व्हेन आई वाज सिटिंग इन योर रूम, your phone rang 3 times, your door opened twice, and I said to myself, is this very man a psychotherapist? मैं शर्म से पानी हो गया, कहने की गलत नहीं है। तो उसके बाद मैंने बहुत केयर लेना शुरू किया। उसके बाद whenever I'm doing psychotherapy, तब मैं अपना फोन ऑफ कर देता हूँ, मैं बात पूरे स्टाफ को बता देता हूँ, nobody is going to the room till I finish the session. साइकोथेरेपी हम साइकियाट्रिस्ट बहुत कॉमनली करते नहीं है, बाकी कहीं डॉक्टर जैसा काम चलता रहता है कि पेशेंट आया, देखा, बातचीत की, थोड़ी ज्यादा बात करते हैं, कई बार काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉन साइकियाट्रिस्ट। बट खासकर जब भी साइकोथेरेपी सेशंस हैं तभी बड़ा। अब इतने सालों में एक्सपीरियंस बहुत हुए हैं, बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोस दैट लेफ्ट मार्क। अभी तक याद है। ऑल्सो हम भी इतना ज़्यादा, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारा मेंटल आपके माइंड में भी आ रहा है, बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है। सो हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, या फिर हाउ डू यू कंट्रोल और कीप अ बैलेंस इन योर वर्क लाइफ थिंग, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड फिजिकल वेलबींग हो या मेंटल वेलबींग हो, सारी चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हो? ये आपने सही कहा। क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स से बहुत I often tell people that it's completely okay to get anxious, it's completely okay to cry, it's completely okay to feel sad at times. हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी उन अप्स एंड डाउन्स से जाते ही हैं। बट अब मेरे सब्जेक्ट ने मुझे सिखा दिया है कि अगर मैं डाउन फेज में जाता हूँ तो जल्दी बाहर कैसे आना। अब जब मैं क्लाइंट की साइकोथेरेपी करता हूँ तो यू नो, आई मीन व्हेन यू आर थेरेपाइजिंग द क्लाइंट, इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, क्योंकि मैं जो बात उसको बार-बार बता रहा हूँ
तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में उसका हार्ड वायरिंग हो रहा है, खुद को अप्लाई करने की कैपेसिटी मेरी बढ़ रही है। ये एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि अब फॉर्चुनेटली आई एम ए मैन ऑफ मेनी इंटरेस्ट, यानी मेरे क्लिनिक के बाहर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो इससे कनेक्टेड प्रोग्राम्स भी मेरे काफी होते हैं म्यूजिक के वगैरह में। तो फिर उसमें मेरा काफी टाइम बीतता है, लाइक एनी रिक्रिएशन और हॉबी, यानी वैसे वही पॉसिबल है। जैसे रोज सुबह में आधा घंटा रियाज करता हूँ म्यूजिक का, I do things like I meditate every day. I'm into maintaining my health. मैं जिम जाता हूँ डेली। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, इंडल्जिंग मेरा हॉबी ऑन रेगुलर बेसिस, बीइंग सोशली कनेक्टेड, मेरा फ्रेंड सर्कल, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार फ्रेंड लोग मिलते हैं। एंड प्लस मैं थोड़ा वेस्टर्नर्स जैसा बिलीव करता हूँ कि वीक 5 दिन का ही होना चाहिए। So I only work 5 days a week. So that 2 days की छुट्टी gives me 2 days holiday, gives me much time to refill my energy. So these are various times. Thank you so much. It is very important. I think this westernized thing, I also agree with this. 5 days work and then 2 days you need to spend time with yourself, your family, or your well-being. Right. Because you have to recharge yourself. Because you are working 5 days, you are taking a lot of things, you are helping a lot of people. So you also need that thing in your life that you have to keep a balance of your life and your personal and professional well-being. So thank you so much. It was really very insightful conversation and I think बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होगी और अभी ये जो myths है शायद थोड़े बहुत कम हो जाए और लोगों को और ज़्यादा knowledge मिले इस चीज़ का. Thank you so much. Thank you so much, Divya. I really enjoyed it. Thanks for asking all the right questions.